तो ओके मालिक, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर रिवीजन लेक्चर ऑफ योर पर्टिकुलर पार्ट दैट इज कॉल्ड चैप्टर 3 ऑफ योर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट मतलब जो वॉल्यूम 1A है, जहां पर अपन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में अपन मतलब 4 स्टैंडर्ड जो सीरीज 4-5 स्टैंडर्ड जो अपने लिए मेन रहेंगे। सबसे पहले अपन कवर करेंगे 300, दूसरा कवर करेंगे 600, 610, 620, उसके बाद आएगा 540 एंड उसके साथ में और एक कवरेज होगा दैट इज योर 520। 520 में वैसे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो 520 में आपके 3 ही क्वेश्चन है, बट बाकी अदर देन दैट पॉइंट आपके लिए स्ट्रक्चर ये ऐसे रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 300। 300 में अपने को कितनी चीजें करनी है मालिक? 3 चीजें। पहला होगा प्लानिंग, दूसरा होगा स्ट्रेटजी, तीसरा होगा प्रोग्राम। एवरीबॉडी क्लियर? तो पहला पॉइंट आता है प्लानिंग, स्ट्रेटजी, प्रोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग के अंदर अपने पास देखा जाए तो टोटल आप देखोगे तो 7 क्वेश्चन की लिस्ट है। पहला क्वेश्चन है बेनिफिट्स। जब मैं बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं, बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, इसको आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर मैं बेनिफिट्स की लिस्ट बनाऊं तो कौन से बेनिफिट्स है सर? सबसे पहले कौन से एरिया में ध्यान जाएगा? इंपॉर्टेंट एरिया। क्या प्रॉब्लम टाइमली सॉल्व होगा? यस, ओके यार, यहाँ पर इंगेजमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। सिलेक्शन ऑफ इंगेजमेंट टीम तोड़ोगी। डीएसआर जबरदस्त। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसआर? डायरेक्शन, सुपरविजन, सिविल। एंड लास्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन बराबर होगा। ये हो गया आपका बेनिफिट्स वाला पॉइंट। बेनिफिट्स में मेरे ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जब आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग? ये प्लानिंग कितने हद तक करनी चाहिए? तो आपको अगर याद होगा तो ये डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, सेकंड सिनेरियो पास्ट एक्सपीरियंस, एंड तीसरा अगर पिछले साल में कुछ चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस हुए हैं तो आपको प्लानिंग में चेंजेस आएंगे। तो 3 चीजें। सर क्वेश्चन क्या है? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, उसके लिए फैक्टर्स बताइए। दूसरा होने के बाद तीसरा क्वेश्चन आता है फैक्टर्स बताइए। सर ये फैक्टर्स कौन से हैं? प्लानिंग के फैक्टर्स है। किसके फैक्टर्स है? प्लानिंग। तो सर ऊपर भी तो फैक्टर्स ही थे, लेकिन ऊपर क्या के लिए थे? नेचर एंड एक्सटेंट। ये प्लानिंग के फैक्टर्स है। तो प्लानिंग के फैक्टर्स कितने हैं? 5। सर सबसे पहले प्लानिंग के फैक्टर्स को आपको मैंने याद रखने के तरीके बताए थे, इसमें सीक्वेंस चेंज किया था। सबसे पहले याद रखो आरएपी, आरएपी 2 जगह आरएपी। एक है एनालिटिकल प्रोसीजर करने का एज ए पार्ट ऑफ आरएपी, दूसरा है अदर प्रोसीजर्स एज ए पार्ट ऑफ आरएपी। ये लॉजिक क्लियर है? इसके बाद याद रखना लॉज एंड रेगुलेशन, एंड इसके बाद लास्ट 2 पॉइंट याद रखना, एक है मटेरियलिटी और एक है यूज द एक्सपर्ट्स। ये 5 पॉइंट क्लियर याद रखने चाहिए। मालिक क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड रिस्पांसिबिलिटी। ओके, प्लानिंग के रिलेटेड अपनी रिस्पांसिबिलिटी का क्या हिस्सा होगा? लेकिन रिस्पांसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग का मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आंसर बहुत इजी था। हु इज रिस्पांसिबल फॉर प्लानिंग? मैनेजमेंट और ऑडिटर? ऑडिटर, मैनेजमेंट, ऑडिटर। लेकिन क्या वो मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकता है? यस। क्या वो पूरा डिटेल प्लान डिस्कस करेगा या ओवरव्यू डिस्कस करेगा? ओवरव्यू। उसने ऐसा डिस्कस करना चाहिए जिसकी वजह से प्लानिंग को कॉम्प्रोमाइज ना हो। एवरीडे क्लियर? ये होने के बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। सर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी अगर आपको याद होगा सबसे आसान सा आंसर है, 3 पॉइंट होने चाहिए, 220, 220, 210। मेरे ख्याल से तीनों क्लियर है आपके लिए। ओके, अच्छा 220, 220 2 बार क्यों आ रहा है? एक है इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, एक है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस, और 210 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये होने के बाद है सर कंटेंट ऑफ प्लान। क्या? अगर मैंने प्लान खोला, मैं वापस बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंटिंग नहीं है, कंटेंट है। दोनों आंसर अलग अलग है। डॉक्यूमेंटिंग आगे पढ़ोगे स्ट्रेटजी में, यहां पर है कंटेंट। कंटेंट ऑफ प्लान में 3 चीजें। सबसे पहले क्या दिखेगा? आरएपी, दूसरा क्या दिखेगा? एफएपी, और तीसरा क्या दिखेगा? एसएपी। एसएपी का फुल फॉर्म था स्पेशल सब्सटेंटिव, नहीं स्पेशल, ये सब्सटेंटिव नहीं है, स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर, जिसको अपन बोलते हैं एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स। एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड, जिसको अपन सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट बोला था ना अपन ने, उसके बारे में ये प्रोसीजर्स होते हैं। आत्मा क्लियर है? ओके, क्या प्लान में चेंजेस आते हैं? आपका लास्ट एंड मेन पॉइंट है। ओके, क्या प्लान में चेंजेस आते हैं? आंसर इज यस। चेंजेस आने के कारण बताइए। तो आपके पास 3 कारण है। ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाए, दूसरा ऐसा हो सकता है कंडीशन चेंज हो जाए, और ऐसा तीसरा ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैंने बोला ऑडिट एविडेंस आपको मिले जिसका रिजल्ट आपको ऐसा लगे कि भाई यार अभी ऑडिट प्रोसीजर में चेंजेस करना पड़ सकता है। तो 3 चीजें क्या क्या है? सबसे पहले क्या चेंज हुआ? इवेंट। दूसरा क्या हुआ? कंडीशन। और तीसरा हुआ ऑडिट प्रोसीजर का आउटकम। इवेंट्स, कंडीशन, ऑडिट प्रोसीजर का आउटकम। ये क्वेश्चन क्या है? चेंजेस इन प्लान। तो ये होता था आपका प्लानिंग का हिस्सा। लेकिन आपको मैं बता दूं अगला पॉइंट जो स्ट्रेटजी के लिए जा रहे हैं, ये स्ट्रेटजी भी तो प्लानिंग का हिस्सा है। मेरे को बताइए स्ट्रेटजी जब मैंने डिस्कशन किया था मैंने क्या बताया था? प्लानिंग इंक्लूड्स स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी मैं बोल रहा हूं पर 300 के हिसाब से इसको वर्ड क्या बोलते हैं? प्लानिंग। तो अगर मैंने कभी भी प्लानिंग बोला, क्या उसके अंदर स्ट्रेटजी भी आएगी? यस। तो स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? सबसे पहला पॉइंट है फैक्टर्स। मेरे ख्याल से ये फैक्टर्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 5 फैक्टर्स है। सर 5 फैक्टर्स कौन से? अच्छा, ये फैक्टर्स कब बनाने हैं? स्ट्रेटजी बनाते वक्त। ऊपर देखा था फैक्टर्स फॉर प्लानिंग, कंफ्यूज मत करना। वैसे मैं बता दूं फैक्टर्स फॉर प्लानिंग आया तो ऊपर लिखोगे, फैक्टर्स फॉर स्ट्रेटजी आया तो ये लिखोगे। लेकिन प्लानिंग में प्लान और स्ट्रेटजी दोनों इंक्लूडेड है वर्डिंग्स के अंदर, लेकिन ये दोनों के फैक्टर्स अलग। एवरीबॉडी क्लियर? 5 फैक्टर्स है। सर पहले क्या करने का? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट देखने का। दूसरा क्या देखने का? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखने का। तीसरा पॉइंट एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स कितने जाएंगे। चौथा पॉइंट रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या रहेगा? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। सर पहले मैं इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं। सर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिफाइनिंग स्ट्रेटजी? यार रेदर देन ये स्ट्रेटजी बनाने के फायदे क्या होते हैं? यार रिसोर्सेज किधर एलोकेट होते हैं? तो 4 पॉइंट याद रखना। ओके, अगर मैं आपको याद होगा तो मैं कौन से रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज, कब आएंगे और कैसे डीएसआर होगा, इसको 4 नाम क्या दिए थे? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, when to deploy and how these resources will be managed, जिसको हम डीएसआर बोलते हैं। आत्मा क्लियर है?
ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। अगर आपको याद है कंसिडरेशन में क्या था, मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन नथिंग बट ये जो फैक्टर्स है ना, इसके डिटेल आंसर आपको मिल रहा है। सर कितने फैक्टर्स थे? 5। कितने फैक्टर्स थे मालिक? 5। 5 में से कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट पॉइंट होगा रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, जिसके अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स 3 क्वेश्चन आपको फैक्टर्स में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में अपने को कैसे ध्यान रखना है? सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में फैक्टर्स क्या होंगे जब अपन स्ट्रेटजी बनाएंगे, जब अपन प्लानिंग करेंगे? तो पहले 2 पॉइंट क्या बोलता है? एफआरएफ कौन सा है, इंडस्ट्री रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये 2 पे ध्यान रखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट बोला। नेक्स्ट 4 पॉइंट आपके लिए थोड़ी सी है। कवरेज ऑफ ऑडिट क्या होगा, कंट्रोल्स क्या होंगे, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट क्या कवर करना होगा, एंड लास्ट पॉइंट क्या मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूसेज करना होगा। जब यहां पर मैंने बोला कंपोनेंट्स के कंट्रोल, कंपोनेंट्स के कंट्रोल मतलब कौन से, ब्रांच, सब्सिडरी वगैरह वगैरह। एंड लास्ट 2 पॉइंट आपको एडिशनल रखना होगा, आईटी क्या है, डेटा अवेलेबिलिटी क्या है। तो इसको सर इजी वे से कर लो, पहले दो और लास्ट वाले 2 साथ में रख लो। पहले 2 क्या है, सबसे पहले एफआरएफ क्या है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद लास्ट 2 देख लो, आईटी क्या है, डेटा अवेलेबल क्या है। ये 4 तो क्लियर है। उसके बाद आप देखो आपका स्कोप क्या है, स्कोप का कवरेज क्या है, कवरेज का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद आप देखो कंपोनेंट का कंट्रोल्स क्या देख रहे हो एंड उसके बाद देखो उसका ऑडिट ऑफ कंपोनेंट जो भी होंगे, कंपोनेंट के ऑडिट उसका कवरेज कितना किया है। एंड लास्ट पॉइंट आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो रहा है कि नहीं वो देखो, आप ऐसे 402 का रिक्वायरमेंट देख लो। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। दूसरा पॉइंट आता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए तो आंसर बहुत आसान था सर, पहले 3 चीजें देखो। क्या 3 चीजें देखोगे? टाइम टेबल देखो, सेकंड पॉइंट आप क्या देखोगे, मीटिंग विद मैनेजमेंट, जिसमें आप पता करोगे माई मैनेजमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और तीसरा पॉइंट क्या देखोगे, फ्रीक्वेंसी एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कौन सी चाहिए। इसके बाद कम्युनिकेशन 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 कम्युनिकेशन, 4 कम्युनिकेशन चाहिए। किसके साथ कम्युनिकेशन? पहला पॉइंट होगा कम्युनिकेशन फॉर ऑडिट वर्क, कम्युनिकेशन फॉर टीम मेंबर्स, कम्युनिकेशन विद कंपोनेंट ऑडिटर, कम्युनिकेशन विद एवरीबॉडी। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज एनटीई ऑफ रिसोर्सेज। एनटीई मतलब क्या? नेचर, सॉरी रिसोर्सेज नहीं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन है ये। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन अपने को क्या चाहिए, कम्युनिकेशन का पॉइंट आ जाएगा। आत्मा क्लियर? तो इसका आंसर कैसे याद रखोगे? उल्टा याद रख लो। सबसे पहले कम्युनिकेशन का लिख लो और उसके बाद जो पॉइंट है याद रखो। एंड दिस इज कॉल्ड विद व्हिच ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग। एंड लास्ट पॉइंट है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में क्या क्या फैक्टर्स है। तो इसके आंसर आपको देखो। ओके, इसका आंसर मैंने रिवर्स में पहले बोला था। अगर आपको याद होगा यहां पर क्या क्या करना है, डेवलपमेंट पर कितने जन का डेवलपमेंट? 4। पहला किसमें डेवलपमेंट? बिजनेस, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा एएफआरएफ एंड चौथा ओके लॉज एंड रेगुलेशन। 4 डेवलपमेंट है। तो ये 4 पॉइंट तो क्लियर हो गए। उसके बाद पहले 3 पॉइंट थोड़ी इजी थे, 315, 320 एंड एफएस लेवल का आरएमएम। याद आया मालिक? आरएमएम एट एफएस लेवल के नहीं, ये पॉइंट कंसीडर करने। सर क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं, सर ये क्या पढ़ रहे हो आप? ये तीनों में पढ़ रहे हो फैक्टर। सर ये फैक्टर के फैक्टर है। ये किसके फैक्टर है? फैक्टर के फैक्टर। फैक्टर कितने थे? 5। उन 5 में से 3 फैक्टर के और फैक्टर है। चौथा क्या भी था? एंटी रिसोर्सेज। मैंने इग्नोर करने बोला क्योंकि वो बेनिफिट वाले, इसमें क्लोज कर लो। लेकिन 3 फैक्टर को आपको डिटेल में याद रखना है। आत्मा क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना होगा? क्वेश्चन में आपको 2-3 चीजें ढूंढनी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी ढूंढना पड़ सकता है, ये नाम ढूंढने पड़ सकते हैं। दूसरा इनके साथ में नाम ढूंढना पड़ सकता है स्ट्रैटेजी या प्लानिंग का, और उसके साथ में नाम ढूंढना पड़ सकता है फैक्टर्स का। तब ये 3-4 वर्ड मैच होगा, तब जाके आपको आंसर रखना है। ओके, तो ये 3 फैक्टर्स की लिस्ट आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यहां पर होगा 315, 320 एफएस लेवल। इसके अलावा आपको याद रखना स्केप्टिज्म, प्रीवियस ऑडिट एंड डिम। अब इसमें से कितना याद रख लेना? 8 पॉइंट याद रख लेना। सर 8 पॉइंट में पहले याद रखो चेंजेस मतलब जो भी अपडेट है, डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट, बिजनेस में डेवलपमेंट, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट, एफआरएफ में डेवलपमेंट, लॉ रेगुलेशन में डेवलपमेंट। उसके बाद रखो 315, 320 और एफएस, और इसके बाद याद रखो स्केप्टिज्म। काम खत्म, आंसर ओवर है। इतना याद रखो, इससे ज्यादा याद रखो मतलब। पर कौन सा आंसर ये? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के फैक्टर्स बताइए। पर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्यों किया आपने? विद रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी। एंड स्ट्रैटेजी क्यों बनाई? प्लान के लिए। और इसके फैक्टर्स बताइए। समझ में आया? ओके, अच्छा मैंने खाली फैक्टर्स ऑफ स्ट्रैटेजी पूछा तो, खाली फैक्टर्स ऑफ स्ट्रैटेजी पूछा तो ऊपर वाला आंसर 5। ओके, और मैं स्ट्रैटेजी के साथ में ये 3 में से कोई भी वर्ड डालू, इसके नीचे के आंसर लिखना है। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए स्ट्रैटेजी की बात करें तो भाई स्ट्रैटेजी को देखो। पहला क्वेश्चन हो गया फैक्टर्स, दूसरा क्वेश्चन हो गया बेनिफिट, तीसरा क्वेश्चन हो गया कंसिडरेशन। एवरीबॉडी क्लियर? चौथा क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट। ये बहुत अच्छे से याद रखना। मैं बोल रहा हूं डॉक्यूमेंट ऑफ प्लान। ओके, यानी स्टैंडर्ड 300 का डॉक्यूमेंट बताइए। और मैंने बोला कंटेंट ऑफ प्लान, मिक्स मत करना। कंटेंट ऑफ प्लान में 3 पॉइंट है, आरएपी, एफएपी, एसएपी। इसमें भी 3 पॉइंट है। ओके, डॉक्यूमेंट ऑफ प्लान में भी कौन से 3 पॉइंट है? प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, चेंजेस अपडेट करो। एवरीबॉडी याद आया करे मालिक? ओके, लेकिन यहां पर और चेंजेस जब करोगे तो चेंजेस में आपके लिए और 3 पॉइंट दिए हुए हैं। जो भी आपने डिसीजन लिए होंगे, जो भी की डिसीजन लिए होंगे, उसको क्या करो? रिकॉर्ड करो। ओके, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ आरएपी को भी रिकॉर्ड में डालो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके ओके जो भी चेंजेस हुए, क्या ये चेंजेस बिना रीजन के होने चाहिए? जो भी रीजन होंगे उसको रिकॉर्ड करो। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड 300 बोला मैंने, क्या बोला? कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड 300। कितना कंटेंट का स्टैंडर्ड 300 का? 300 का कंटेंट जो बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, उसका कंटेंट क्या होगा? 3। कंटेंट ऑफ प्लान बोला वो नहीं, कंटेंट ऑफ प्लान बोला, कंटेंट ऑफ प्लान बोला, कंटेंट ऑफ प्लान बोला आरएपी, एफएपी, एसएपी। एवरीबॉडी क्लियर? और कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बोला, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बोला
डॉक्यूमेंट जो प्लान में डॉक्यूमेंट बनेगा उसका डॉक्यूमेंट बोला, डॉक्यूमेंट बताओ, ये आंसर रहेगा। भारत माता की जय, जेपा के मालिक। इसके बाद आता है आपके लिए दो क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम में सिर्फ दो ही सवाल आपके लिए, एक है फॉर्मुलेटिंग द प्रोग्राम। क्या बोला मैंने? फॉर्मुलेटिंग, क्या प्रोग्राम बनाना पड़ेगा हमें? आंसर इज यस। दूसरा होगा ड्राइंग द प्रोग्राम। पहला पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग द प्रोग्राम, इसके अंदर फॉर्मुलेट कैसे करना है ये नहीं लिखा हुआ है मालिक। यहां पर फॉर्मुलेट करते वक्त मैंने कौन से मैटर्स ध्यान में रखने चाहिए ये लिखा हुआ है। तो सर कितने मैटर्स ध्यान में रखने चाहिए? 6। इसका सीक्वेंस मैंने आपको बता के दिया था और उल्टा सीधा सीक्वेंस किया था। अगर आपको याद है, सबसे पहले मैंने क्या बोला? नेचर याद रखो, साइज याद रखो। ओके, पहले 2 पॉइंट क्लियर कर दो। नेचर हो गया, साइज हो गया, उसके बाद क्या याद रखो? कंट्रोल, और उसके बाद क्या याद रखो? मैनेजमेंट पॉलिसी। पहले 4 पॉइंट याद रखो। नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, साइज ऑफ एंटिटी क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या क्या है, ये 4। अच्छा, मैं क्या बना रहा हूं अभी? प्रोग्राम। ये फैक्टर्स किसके हैं? प्रोग्राम। फैक्टर्स ऑफ प्लान स्टार्टिंग में गया, फैक्टर्स ऑफ स्टडी स्टार्टिंग में गया, फैक्टर्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग प्रोग्राम मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो मुझे अगर प्रोग्राम बनाना है तो कितने फैक्टर्स है? पहला क्या बनाऊंगा मैं? साइज। दूसरा होगा नेचर। तीसरा क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल। चौथा क्या होगा? अकाउंटिंग पॉलिसीज। पांचवा पॉइंट, मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिल नहीं सकती, इसके बारे में भी मेरे को मालूमात होनी चाहिए। दैट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट पॉइंट है, क्या प्रोग्राम बिना प्लान के बनेगा क्या? इसीलिए मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ प्लान चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ प्लान। मेरे ख्याल से आंसर रिकॉल हुआ? अरे हाँ या ना? मेरे को बताओ क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? मुझे क्या बनाना है? मुझे क्या बनाना है? प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्या करना है? फॉर्मुलेट। उसके लिए क्या मैटर्स चाहिए? कितने मैटर्स चाहिए मेरे को? 6। सबसे पहले 3 मैटर्स कंपनी के बताओ, साइज, नेचर, कंट्रोल। उसके बाद क्या चाहिए? पॉलिसी। पॉलिसी के बाद मेरे को कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? इंफॉर्मेशन और डेटा विच इज अवेलेबल। एंड लास्ट पॉइंट मेरे लिए क्या रहेगा? ओके, कौन सा रहेगा मालिक? ओवरऑल प्लान। बिना प्लान के प्रोग्राम कैसे बनाओगे मालिक? लेकिन इसके साथ में आपको और एक क्वेश्चन आता है, सर अगर मुझे प्लान बनाना है, ड्रॉ करना है, तो सर कितने स्टेप्स है? 3। सबसे पहले मुझे ब्रॉड प्लान बनाना है। कौन सा प्लान बनाना है? ब्रॉड प्लान बनाना है। अगर आपको याद होगा, जो भी आपने बताया होगा, सॉरी प्लान नहीं, ब्रॉड क्या बनाना है? प्रोग्राम। एक आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम बनाना, उसके हिसाब से चलना है। सेकंड पॉइंट, उसके हिसाब से चलते चलते मुझे एविडेंस मिलते जाएंगे। एविडेंस के बेसिस में क्या प्रोग्राम में चेंजेस आ सकते हैं? सेकंड पॉइंट वो बोलते हैं, जैसे ही आपको प्रोसीजर करोगे उसके बाद उसको रिव्यू करो, और क्या प्रोग्राम में रिव्यू लगता है कि नहीं वो देखो। एंड तीसरा सिनेरियो, अगर आपको याद होगा, पूरे प्रोसीजर करने के बाद आपको लास्ट में ऑडिट खत्म होने के बाद 510, 570, 560 ये सब करना पड़ सकता है, और उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाओ। यानी आपका प्रोग्राम क्या बनेगा? सबसे पहले ब्रॉड प्रोग्राम बनेगा। अच्छा, प्रोग्राम किस बेसिस पे बनेगा? प्रोग्राम किस बेसिस बनेगा? ये पहले वाले क्वेश्चन पे, ये सबके बेसिस पे प्रोग्राम बनेगा। ये सबके बेसिस पे प्रोग्राम बनेगा। ये प्रोग्राम बन गया तो आपका स्टेप क्या होगा? सबसे पहले इसके बेसिस पे काम चालू करो, काम चालू करो, काम करो। काम में अगर कुछ अपडेट मिला उसको रिव्यू करो कि प्रोग्राम के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। एंड जैसे ही काम खत्म हुआ, आप स्पेसिफाइड प्रोसीजर को भूलो मत। स्पेसिफाइड प्रोसीजर कब करते हैं? ईयर एंड पे। जो ईयर एंड के प्रोसीजर करने वो करने ही पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल, आपको 560 करना पड़ेगा, 570 करना पड़ेगा, उसके हिसाब से भी प्रोग्राम चाहिए। तो आफ्टर डिटेल रिव्यू स्पेशल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आपके प्रोग्राम जब आप क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। जब आप प्रोग्राम क्या करोगे मालिक? ड्रॉ करोगे, तो आपको 3 चीजें एलिमेंट ध्यान में रखनी है। कौन सी 3 चीजें एलिमेंट ध्यान में रखनी है? सबसे पहले ड्राइंग करते वक्त आपको एक आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम लेना है। सेकंड, आपका पूरा काम उस प्रोग्राम के बेसिस पे करना है। आपको प्रोसीजर प्रोग्राम के हिसाब से लगाना है। रिव्यू जो भी करना है उस प्रोग्राम के हिसाब से करना है। एंड तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, जो भी स्पेशल प्रोसीजर करने होंगे वो आपको प्रोग्राम के आउटकम पे करना है। मेरे ख्याल से ये तीनों पॉइंट क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी? ये प्रोग्राम की कहानी आ जाती है। प्रोग्राम की कहानी आने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट चालू होता है 600 वाला सिनेरियो। ओके, 600 वाला सिनेरियो में क्या क्या है कवरेज मालिक? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? डेफिनेशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको याद होगा, प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर। सेकंड सिनेरियो, एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर मैटर्स टू बी कंसीडर। यानी सर जब प्रिंसिपल ऑडिटर कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेगा जिसमें ब्रांच इन्वॉल्व है, तो वो कौन से मैटर कंसीडर करेगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, प्रिंसिपल ऑडिटर का अप्रोच क्या होगा, आपको ये बताना है। तीसरा सवाल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिटर्स, यानी प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर के बीच में रहेगा क्या? चौथा सवाल, रिपोर्टिंग वाला मेरे को दिक्कत नहीं है, रिपोर्टिंग वाले में क्राइटेरिया एकदम क्लियर है। एंड लास्ट पॉइंट, क्या डिवीजन ऑफ वर्क क्लियरली मेंशन करना चाहिए? आंसर यस। रिपोर्टिंग एंड डिवीजन इज नॉट एट ऑल वरी, पर प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, सर प्रिंसिपल ऑडिटर जब एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या, मैंने क्या बोला? ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले दिखना है, लेकिन मैंने नहीं बोला ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं, ये कंसीडरेशन है। ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले कंसीडर करना चाहिए। सर क्या? पहला पॉइंट, ओके, कौन से मटेरियलिटी ऑफ पोर्शन है जो वो खुद ऑडिट करने वाला है। दूसरा सिनेरियो, कितना डिग्री ऑफ नॉलेज उसको कंपोनेंट के बारे में है। तीसरा सिनेरियो, ओके, आरएमएम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट किसी और पे ऑडिट कर रहा है, कोई और ऑडिट कर रहा है, उसमें आरएमएम कितना है। एंड चौथा सिनेरियो, उसका परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर कुछ लगेगा क्या है, यानी स्टैंडर्ड के हिसाब से और कुछ एडिशनल प्रोसीजर करना पड़ेगा क्या, ये देखना जरूरी है। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसीजर। सबसे पहले मेरे को बताओ, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपोनेंट मेरे को देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेकंड, क्या सामने वाले ऑडिटर की कंपिटेंसी देखनी है कि नहीं देखनी है? अच्छा, अगर कंपिटेंसी नहीं है तो यहां पर स्टैंडर्ड ओवर हो गया।
ओके, तो आपको फिर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटेंस के हिसाब से काम करना है। याद आया मालिक? लेकिन अगर आपको लगता है कंपिटेंट है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस। क्या उसको एडवाइस करना पड़ेगा? आंसर इज यस। सर उसको एडवाइस कितने एरिया में करना पड़ेगा? 2 एरिया। एक है प्लानिंग एरिया, दूसरा होगा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग एरिया। ये 2 एरिया में एडवाइस करना पड़ेगा। याद आया मालिक? उसके बाद क्या प्रिंसिपल ऑडिटर ओके रिव्यू कर सकता है वो अदर ऑडिटर के प्रोसीजर को? आंसर इज यस। इसको अपन बोलते हैं 2 तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है, या तो आप मेरे को समरी भेजोगे, मैं समरी रिव्यू करूंगा, या मैं आपको क्वेश्चनर भेजूंगा, क्वेश्चनर आप फिल करके भेजोगे। आप कौन हो? अदर ऑडिटर। तो मैं रिव्यू कर सकता हूं। तो अदर ऑडिटर इज बाउंड टू गिव द आंसर फॉर क्वेश्चनर्स। हाँ ओके अच्छा, क्या अदर ऑडिटर के वर्किंग पेपर को मैं हाथ लगा सकता हूं? आंसर इज नहीं। ओके क्या कंपोनेंट के डॉक्यूमेंट को हाथ लगा सकता हूं? यस। लेकिन अदर ऑडिटर का फिर उसने काम कैसे किया वो कैसे समझेगा मेरे को? 2 तरह से, या तो मुझे समरी देगा, नहीं तो मेरे क्वेश्चन को आंसर देगा। ये चौथे पॉइंट में आ जाएगा। चौथे पॉइंट होने के बाद ओके अच्छा, चौथे पॉइंट में अपन ने और डिस्कशन किया था, क्या मैं अदर ऑडिटर को विजिट कर सकता हूं क्या? यस ओके, मेरे को मटेरियलिटी एंड नॉलेज के हिसाब से मेरे को चेक करना पड़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ऑडिट के हिसाब से भी अपन देखेंगे। अच्छा, क्या अदर ऑडिटर ने कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स दी होगी? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स? अदर ऑडिटर ने बोला होगा नेगेटिव रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट। सर क्या इसको कंसीडर करना चाहिए क्या प्रिंसिपल ऑडिटर ने? आंसर इज यस। लेकिन मैंने आपको बताया था ओके अदर ऑडिटर के साथ डिस्कस करोगे, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जब मैं बोल रहा हूं ओके आपने एडवर्स दिया होगा, आपने क्वालिफाइड दिया होगा, आपके लेवल पे वो मटेरियल होगा, मेरे लेवल पे वो मटेरियल नहीं होगा। मैं कौन? प्रिंसिपल ऑडिटर। अरे यार 200 करोड़ की बैलेंस शीट में ओके 10 लाख के इसमें मटेरियलिटी मैं नहीं सेट करूंगा, लेकिन 10 लाख में क्या 1 लाख मटेरियल हो सकता है? बस ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पता करना है क्या अदर ऑडिटर प्रोफेशनली क्वालिफाइड है क्या? प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होगा तो काम खत्म। सर पहले क्या चेक किया? कंपिटेंसी या क्वालिफिकेशन? कंपिटेंसी, उसके बाद दिखा क्वालिफिकेशन। तो पहला मेरे को बताओ क्वालिफिकेशन कब दिखना है? जब पूरा काम हो जाएगा, जो उसने कंक्लूजन दिया उसके ऊपर क्वालिफिकेशन बात करेंगे। अगर कंक्लूजन आगे बढ़ना कब है? जब कंपिटेंसी है। कंपिटेंसी है तो आगे बढ़ो, अप्रोच करो और उसके बाद काम करो। तो एडवाइस कब करना है? आर यू कंपिटेंट इनफ और क्वालिफाइड इनफ? कंपिटेंट इनफ ओके। और एडवाइस करने के बाद तुमने काम किया है, काम को मैं यूज करूंगा आपके ओके तब मैंने क्या चेक करना है? क्वालिफाइड है कि नहीं है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है क्या ये सारी एलिमेंट क्या मेरे वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट करनी चाहिए? यस ओके। सर क्या हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है? यस हम दोनों के बीच में लाइजन होना चाहिए। ओके बाई अदर ऑडिटर शुड कोऑर्डिनेट विद हुम? प्रिंसिपल ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर शुड एडवाइज ऑन विच एरियाज? इंपॉर्टेंट एरिया। एंड प्रिंसिपल ऑडिटर सब कौन सी इंफॉर्मेशन किससे मंगाएगा? किससे मंगाएगा? ये प्रिंसिपल ऑडिटर सारी इंफॉर्मेशन कैसे मंगाएगा? क्वेश्चनर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर ऑडिटर इज बाउंड टू रिस्पॉन्ड ऑन विच बेसिस? टाइमली। तो इसके अंदर अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये समझाया था कोऑर्डिनेशन केस में, आपको ये समझाया था कोऑर्डिनेशन केस में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आपको ऐसा बोला जाता है अदर ऑडिटर है वो मना कर रहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो बोल रहा है भाई मैं क्यों क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करूं, मेरा तो काम है ही नहीं है। तो आपका आंसर होगा स्टैंडर्ड 600 के हिसाब से ओके अदर ऑडिटर इज बाउंड टू रिस्पॉन्ड। तो यहां पर मेनली टेक्निकली कितने सवाल देखोगे? 1 2 3। एवरीबॉडी क्लियर? ओके सर रिपोर्टिंग में मेरे को बताओ क्या रिपोर्टिंग करते वक्त आपको क्लियर मेंशन करना है कि आपने कितना ऑडिट किया और अदर ऑडिटर ने कितना ऑडिट किया है? यस ओके। टेक्निकली स्पीकिंग जब अपन रिपोर्ट करते हैं, अपन जब क्या करते हैं रिपोर्ट, मेक इट श्योर क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अपना होना चाहिए, अपने मेंशन करना चाहिए। एग्जांपल भाई एम्फसाइज ऑफ मैटर या अदर मैटर डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, 20 लाख का आइटम है जिसपे अपन ने रिपोर्ट नहीं दिया है, बाकी 2 करोड़ का आइटम है जिसपे रिपोर्टिंग दिया हुआ है, ये मेंशन होना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या डिवीजन ऑफ वर्क होगा? आंसर इज यस। ओके ब्रांच के लिए जिसमें तुम अपॉइंट किए गए हो उसमें क्या मैं खुद कुछ काम करूंगा? आंसर इज नो। और जो प्रिंसिपल ऑडिटर का एरिया है क्या उसमें ब्रांच ऑडिटर आके काम करेगा? आंसर इज नो। तो ये दोनों पॉइंट पे आपको ऐसे थियोरेटिकल आंसर 2 लाइनर आंसर थे आपके टेक्स्ट बुक में और कुछ नहीं थे। तो 600 में कितने सवाल है? 3। सबसे पहला क्या सवाल है? एक्सेप्ट करने के पहले क्या, अच्छा क्या एक्सेप्ट करने के पहले ये क्राइटेरिया देखने चाहिए या मतलब ये पॉइंट मैं ऐसा बोल रहा हूं ये 4 में से कुछ 19-20 हुआ तो क्या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला कि मैंने? नहीं। तो एक्सेप्ट करने के पहले क्या क्या देखेगा प्रिंसिपल ऑडिटर? फटाफट बोल। सबसे पहले मटेरियलिटी देखेगा, मटेरियलिटी जो ऑडिट करने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या देखेगा? उसको ब्रांच के बारे में मालूम गया, जब मैं ब्रांच बोल रहा हूं मतलब कंपोनेंट। तीसरा वो कंपोनेंट जो है वो आरएमएम है क्या? एंड लास्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ओके उसको और कुछ प्रोसीजर करने पड़ेंगे क्या स्टैंडर्ड के हिसाब से? एवरीबॉडी क्लियर? और उसका प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है और प्रोसीजर के बाद सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन ध्यान रखना है। आत्मा क्लियर? ये आपको याद रखना है 600 केस में। 600 के बाद तेरा आ जाता है अगला स्टैंडर्ड दैट इज कॉल्ड 610। 610 में मैंने उल्टा किया था, सबसे पहले 610 की बात करते हैं। 610 में सबसे पहला पॉइंट मेरे को बताओ व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर व्हेन एंटिटी इज यूजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन? इंटरनल ऑडिट फंक्शन यूज करेगा तो ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मैं तेरे को एज ए इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करूंगा, नहीं तो डायरेक्ट असिस्टेंस लूंगा। इंटरनल ऑडिट फंक्शन लिया तो मैं तेरी एडिक्वेसी चेक करूंगा और डायरेक्ट असिस्टेंस लिया तो मैं डीएसआर करूंगा। इसके अलावा मैंने एक सवाल तेरे को करवाया था जो चार्ट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं तेरे को बताता है इंटरनल ऑडिटर को मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूं। तो इंटरनल ऑडिटर को मैं 3 तरीके से यूज कर सकता हूं। आरएमएम के लिए यूज कर सकता हूं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज उसने जो काम किया उसको यूज कर सकता हूं और डायरेक्ट असिस्टेंस कर सकता हूं। ये स्टैंडर्ड कौन सा स्कोप कवर कर रहा है? सिर्फ 2 स्कोप। कौन सा वाला? इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना और
डायरेक्ट असिस्टेंस। याद है आरएमएम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड गवर्न करता है? 315, ये याद रखियो। ओके, अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मेरे को बताओ इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है? जीआरसी, और सी में क्या है? एफओसी। जीआरसी का फुल फॉर्म गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, एवरीबॉडी क्लियर? अरे गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, आत्मा क्लियर है करे? और उसके बाद कंप्लायंस के अंदर एफओसी है। एफओसी का फुल फॉर्म फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस। अरे सॉरी, ओके आई मिस आउट। वो एक सेकेंड, कौन आ रहा है यार? ओके मेरे को वापस चाहिए। जीआरसी, जीआरसी का फुल फॉर्म आई मिस्ड आउट। जीआरसी का फुल फॉर्म गवर्नेंस, रिस्क एंड कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर एफओसी है, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस। ये 3 पॉइंट है, ठीक है। ये होने के बाद इंटरनल फंक्शन कैन बी यूज्ड और नॉट। ओके, तो मेरे को बताओ कैन बी यूज और कैन नॉट बी यूज। कैन बी यूज कब होगा? अगर आपको है ऑब्जेक्टिविटी सही है, कंपिटेंसी सही है एंड ओके सिस्टम अप्रोच, ओके सिस्टमेटिक अप्रोच, याद आया? ओसीए। और कब यूज नहीं कर सकते? ओके ये तीनों में से एक भी कॉम्प्रोमाइज है। तो अगर आपको याद है तीनों में से एक भी कॉम्प्रोमाइज कौन सा हो सकता है? ओ ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है, और कंपिटेंसी कॉम्प्रोमाइज है, या अप्रोच सही नहीं है। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क यूज करना है। उसका वर्क यूज करना है, उसके नेचर एक्सटेंट क्या है। तो 2 सवाल है, कौन सी चीजें इंक्लूड है और लेस वर्क यूज कब करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगे। अगर आपको याद होगा तो इसमें 6 आइटम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले मैं उसका क्या यूज करूंगा? टीओसी। दूसरा क्या यूज करूंगा? एसपी। रट ले इस आंसर को, टीओसी, एसपी, इन्वेंट्री। पर इन्वेंट्री का खाली क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो वापस आते हैं पहले 3 पॉइंट, टीओसी, एसपी, इन्वेंट्री। एसपी में कौन सा वाला? जो बिना जजमेंट वाला है, जिसमें जजमेंट नहीं है। तो टीओसी, एसपी। ओके, अगला पॉइंट कौन सा है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या? ऑब्जर्वेशन। चौथा पांचवा सिनारियो क्या रहेगा? ओके कौन सा वाला पॉइंट? हाँ मैं मिस कर गया। ओके मेन पॉइंट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड लास्ट पॉइंट और क्या हो गया? कंप्लायंस वाले लॉज एंड रेगुलेशन। एंड छठा पॉइंट होगा जहां पर ऐसे 600 यूज किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू, ओके 600 यूज किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? जहां पर आपको लगता है मटेरियल नहीं है। अगर 600 के हिसाब से आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका यूसेज कर सकते हैं आप। ओके ये पॉइंट याद रखना। तो इसके अंदर 6 पॉइंट है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी यूज्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है, लेस वर्क कब यूज करोगे? व्हेन यू विल बी यूजिंग द लेस वर्क। लेस वर्क यूज करने का मतलब नौबत कब आएगी? 4। सबसे पहले जजमेंट वाले एरिया, दूसरा आरएमएम वाले एरिया, तीसरा ऑब्जेक्टिविटी ठुकी हुई है, एंड लास्ट पॉइंट कॉम्पिटेंसी। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंसी में लिखते वक्त क्या लिखेगा? जब मैंने इधर बोला कैन नॉट बी यूज, तो इधर तूने क्या लिखा? ऑब्जेक्टिविटी खराब है, कंपिटेंसी खराब है। इधर इधर तूने क्या लिखा? ऑब्जेक्टिविटी कम है, कंपिटेंसी कम है। बस ये आंसर याद रखना। इधर पॉइंट क्लियर? मेरे ख्याल से आंसर क्लियर है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसका अगर फंक्शन याद होगा, स्टेप्स है। इसमें अपन क्या चेक करते हैं? अगर आपको याद है तो एडिक्वेसी। इसमें अपन क्या चेक करते हैं? एडिक्वेसी। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला पॉइंट यही देखना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से अपन डिस्कस करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे, जनरल आंसर है। दूसरा आंसर हम क्या करेंगे? रीड रिपोर्ट्स करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर करेंगे। आप समझ रहे हो मालिक? ओके अगला वर्ड है सफिशिएंट, सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे उसने जो काम किया वो एडिक्वेट है या नहीं। तो मेरे को बताओ उसने काम किया एडिक्वेट है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? 3 चीजें, क्या उसने प्लानिंग की थी, सेकंड क्या उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लिए थे, एंड तीसरा क्या उसका कंक्लूजन बरोबर है क्या। तो मेरे को बताओ ओके इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन यूज करने के पहले क्या उसके बारे में एडिक्वेसी पता करनी पड़ेगी? मैं बोल रहा हूं क्या पता करना पड़ेगा? एडिक्वेसी। तो एडिक्वेसी पता करने के लिए कितने स्टेप्स है? 3। क्या चेक करो? उसकी प्लानिंग, सेकंड उसका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, एंड उसका ओके कंक्लूजन। अगर ये 3 सही है और ये तीनों सही है तो आप देखो नेचर एक्सटेंट कितना यूज करोगे। नेचर एक्सटेंट अपन ने डिस्कस कर लिया है, आप कौन से एरिया में यूज करने वाले हो। एंड लास्ट पॉइंट कंक्लूजन डाल दीजिए। एक्सटर्नल ऑडिटर कितना कितने हद तक उसमें से कितना यूज करेगा, कितना सैंपल लेगा, कुछ और सैंपल लेना है क्या। ये 5 स्टेप्स होते हैं जब इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर का एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहा है। कितने स्टेप्स है जब एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहा है? 5। सबसे पहला क्या स्टेप्स है? डिस्कस कर, कोऑर्डिनेट कर, किसके साथ? इंटरनल ऑडिटर। क्या रीड कर? रिपोर्ट्स। क्या कर? सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर। पता कर वो एडिक्वेट है या नहीं है। एडिक्वेट कैसे पता करेगा? 3 चीजों से। एवरीबॉडी क्लियर? ओके प्लान का पता कर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट का पता कर, कंक्लूजन का पता कर। नेचर एंड एक्सटेंट, ये नेचर एंड एक्सटेंट क्या हुआ मालिक? ऊपर वाले पॉइंट में याद है क्या अपन ने? नेचर एक्सटेंट ज्यादा यूज करे, कम यूज करे, जजमेंट वाले मैटर है, टीओसी है। इन्वेंट्री का क्या यूज कर सकते हैं? इन्वेंट्री का क्या यूज कर सकते हैं मालिक?
ऑब्जर्वेशन, इन्वेंट्री का क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। एंड लास्ट पॉइंट क्या चेक करना है आपको, कंक्लूजन, कंक्लूजन डन बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। आत्मा क्लियर, ये वाला पॉइंट आपके लिए आ जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डायरेक्ट असिस्टेंस। क्या इंटरनल ऑडिटर अपने को डायरेक्ट असिस्टेंस दे सकता है? आंसर इज यस। कैसे डायरेक्ट असिस्टेंस दे सकता है? दो चीज में, सबसे पहला अगर ये प्रोहिबिटेड है तो आप लोगे नहीं उसका डायरेक्ट असिस्टेंस। दो चीज कौन सी है, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंसी। लेकिन अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंसी सब कुछ सही है, क्या वो डायरेक्ट असिस्टेंस दे सकता है? यस। लेकिन कौन से प्रोसीजर में वो डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं दे सकता? तो चार, सबसे पहला प्रोसीजर होगा जहां पर आरएमएम है, दूसरा जजमेंट है, तीसरा कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी मतलब जिस एरिया में वो काम कर रहा होगा, एंड चौथा सिनेरियो कौन सा वाला, जब स्टैंडर्ड बोल रहा है कि भाई अपने को कौन चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिटर ने ये काम करना चाहिए, जिसका अगर आपको ओफू याद होगा तो 505 अपन ने किया था। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मेरे को बताओ एक्सटर्नल कंफर्मेशन किसने करना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर ने? एक्सटर्नल ऑडिटर। लेकिन क्या एड्रेस वो इंटरनल ऑडिटर जमा कर सकता है? ये पॉइंट था आपके लिए 610 का। तो 610 की टेक्निकली आंसर ये क्लोज करते हैं। 610 के बाद आता है तेरा अगला स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड 620। 620 में अगर आप देखोगे तो क्या क्या सवाल है। सबसे पहला पॉइंट, ओके, कौन से एरियाज में एक्सपर्ट को यूज करोगे। सेकंड सिनेरियो देखोगे, ओके, क्या आपको एक्सपर्ट की जरूरत है क्या। दोनों आंसर अलग अलग है आपको। मैंने पहले बोला कौन से एरिया में करोगे, एग्जांपल आपको याद होगा ऑयल एंड गैस वाला एरिया, और डिटरमाइनिंग द नीड फॉर एक्सपर्ट, यानी कहां पर काम आएगा, आरएपी करने के लिए काम आएगा, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी में काम आएगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में काम आएगा, एविडेंस जमा करने में काम आएगा, वो देखो एक्सपर्ट कहां पर काम आएगा। उसके बाद कंसिडरेशन व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू यूज एक्सपर्ट और नॉट। कंसिडरेशन मतलब अपन ने एक्सपर्ट को यूज करना चाहिए कि नहीं। अच्छा, मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट यूज नहीं किया तो अपन काय के लिए करें, और मैनेजमेंट ने किया हुआ है तो अपन काय के लिए बुलावे एक्सपर्ट को, उसका ही एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं। ये कंसिडरेशन वाला पॉइंट है। उसके बाद है सीसीओ। सीसीओ का फुल फॉर्म है कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सर क्या इसका इवैल्यूएशन करना है? आंसर इज यस। इसके अंदर एक ही आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सर ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएशन करने के लिए अगर आपको याद होगा दो चीज करते हैं अपन, इंक्वायरी करते हैं और एक्सपर्ट से जाके पूछते हैं। ओके, ये दो पॉइंट है। इंक्वायरी किसकी देते हैं? मैनेजमेंट की। और एक्सपर्ट से अपन डिस्कशन करते हैं कि भाई यार तू कहीं पर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं है। और वो तीन एरिया में होती है, फाइनेंशियल वाले एरिया में, तुमने कोई और काम किया हुआ है, ये एरियाज का आप देखते हो। उसके बाद एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट चाहिए एक्सपर्ट के बीच में? सर क्वेश्चन है एग्रीमेंट कंटेंट क्या है उस एग्रीमेंट का जो एक्सपर्ट के साथ डाला हुआ है, जो एक्सपर्ट है उसके साथ कंटेंट क्या है। एंड लास्ट पॉइंट उसके साथ है इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। ओके, अगर एक्सपर्ट का काम जो आपने यूज किया है क्या वो एडिक्वेट है या नहीं। क्वेश्चन ये है, अगर व्हाट इफ वो एडिक्वेट नहीं है, अगर एडिक्वेट नहीं है तो क्या करना है। तो एडिक्वेसी कैसे चेक करनी है? तीन एरिया में, वो तीन एरिया आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है रिपोर्ट करते वक्त। रिपोर्ट करते वक्त तो अभी क्लोज कर सकते हो आप। रिपोर्ट करते वक्त किसका नाम डालोगे नहीं आप? एक्सपर्ट का। कभी अनमॉडिफाइड, अगर मॉडिफाइड रहा तो नाम डाल सकते हो ना। बस ये टेक्निकली आंसर ध्यान रखिए। अब इसके अंदर और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके इंडिविजुअली जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सर्कमस्टेंसेस क्या है। तो ये 5 सर्कमस्टेंसेस आपको दिख जाते हैं। सर कौन से केस में एक्सपर्ट यूज करोगे? पहला पॉइंट है वैल्यूएशन, दूसरा है एक्चुअरी, तीसरा है ऑयल एंड गैस, चौथा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन से? सादे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ एंड रेगुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स का कैलकुलेशन। इसके बाद है सर नीड ऑफ एक्सपर्ट। मैं वापस बोल रहा हूं, दोनों आंसर अलग अलग है। एक है सर्कमस्टेंसेस, मतलब एक है एरिया, और एक है नीड, मतलब कुछ क्या क्या कारण है, क्यों लगा एक्सपर्ट। तो भाई 5 चीजें, एंटिटी को समझने के लिए एक्सपर्ट लगेगा, आरएमएम कैलकुलेट करने के लिए एक्सपर्ट लगेगा, रिस्पॉन्स करने के लिए एक्सपर्ट लगेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर असर्शन लेवल पे करने के लिए एक्सपर्ट लगेगा, और ऐसे ही क्या होना चाहिए उसके लिए एक्सपर्ट लगेगा। तो 5 एरिया, 5 कौन से एरिया है एक्सपर्ट के लिए? अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट करने के लिए, फर्दर ऑडिट, अगर देखोगे तीसरा और चौथा क्या है, एफएस लेवल है ना, असर्शन लेवल, ये दोनों के लिए। एंड लास्ट पॉइंट कौन सा है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसके अलावा एक और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, व्हाट आर द कंसिडरेशन वेदर वी शुड यूज एक्सपर्ट और नॉट। पर ये कौन सा एक्सपर्ट है? ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये भाई 4 चीजें बोलता है। सबसे पहले ओके पता करो क्या मैनेजमेंट के लिए इसके पास एक्सपर्ट है क्या। अगर मैनेजमेंट के पास एक्सपर्ट है तो अपन यूज मत करो, और अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है तो फिर उसके क्राइटेरिया देख सकते हैं। दूसरा सिनेरियो आप देखो नेचर ऑफ मैटर क्या है। अगर कॉम्प्लेक्स मैटर है तो एक्सपर्ट को यूज करो, कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं तो एक्सपर्ट को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा सिनेरियो आरएमएम है क्या। एंड चौथा पॉइंट आप सच्ची में देखो क्या एक्सपर्ट की जरूरत है क्या। तो ये 4 कंसिडरेशन है जो आपको देखना है। तो ये और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? नीड, कहां पर एक्सपर्ट लगेगा। 5 अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, ओके, दूसरा पॉइंट आरएमएम, तीसरा पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, चौथा असर्शन लेवल, एंड लास्ट पॉइंट ओके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में। ये 5 जगह बोला। अब मैं इसमें मेरे को एक्सपर्ट लग रहा है। अब क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग एंटिटी में क्यों लग रहा है? क्योंकि ये ऑयल एंड गैस रिजर्व है, तो ऑयल एंड गैस रिजर्व को मैं समझ नहीं सकता, इसलिए मेरे को ये लग रहा है। समझ में आया? अब मैं एक्सपर्ट को क्यों बुला रहा हूं? क्योंकि यहां पर मुझे लग रहा है एक्सपर्ट की नीड है। ये तीनों आंसर के कॉम्बिनेशन से आपको आउटकम आएगा एक्सपर्ट जरूरत है कि नहीं है। तो सर ये क्या है? कंसिडरेशन वेदर डिसाइडिंग वेदर टू यूज एक्सपर्ट और नॉट। तो व्हाट आर द कंसिडरेशन? 4। सबसे पहला पॉइंट एकदम कीवर्ड से बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स,
उसके बाद आरएमएम एंड लास्ट पॉइंट क्या सच्ची में एक्सपर्ट चाहिए क्या। ये चार कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मतलब फैक्टर जैसा पॉइंट। ये चार फैक्टर देखो, लगे तो यूज करो, नहीं लगे तो छोड़ दो। सीसीओ ठीक है, लेकिन सीसीओ से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट खाली एक ही पॉइंट मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में तीन एरियाज को आपको देखना है। सर कौन से एरियाज, क्या फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है एक्सपर्ट अपने में, क्या उसका बिजनेस अपने पास है, या कोई अदर सर्विसेज एक्सपर्ट दे रहा है। तो तीन एरियाज कौन से, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बिजनेस रिलेशन, अदर सर्विसेज। और इसमें दो चीजें आपको करनी होगी। दो चीजें कौन सी करनी होगी, इंक्वायरी करनी होगी एंड डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स करना होगा। आत्मा क्लियर। लेकिन ये आंसर से सबसे तोड़ आंसर आपका ये, जिसमें मल्टीपल आंसर मैंने बनाए, और इसी आंसर में थे, अगर आपको याद होगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का भी आंसर मैंने आपको बना के दिया था। तो सबसे पहले ओके, जो एक्सपर्ट ने काम किया है वो एडिक्वेट है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आंसर इज यस। सर उसके लिए कितनी चीजें चेक करनी चाहिए, तीन। सबसे पहला जो कंक्लूड किया है, कंक्लूजन किया, वो सही है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, उसने अजम्पशन लिया वो सही है कि नहीं, और उसने जो डेटा लिया वो सही है कि नहीं। तीन एरियाज अलग अलग है। कौन से तीन एरियाज है, ओके सबसे पहला कंक्लूजन, अजम्पशन, डेटा। कंक्लूजन, अजम्पशन, डेटा। कंक्लूजन, तो पहले बात करते हैं कंक्लूजन का। कंक्लूजन का मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर द पॉइंट 1 2 3 4 5, और थर्ड वाले इसमें आपकी मर्जी क्या करना है। सबसे पहले क्या करना, अच्छा कंक्लूजन मतलब क्या, अजम्पशन ऑडिटर एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दिया ना, पहला पॉइंट एक्सपर्ट से जाके बात करो कि भाई यार ये कंक्लूजन बराबर कि नहीं। सेकंड, उसके वर्किंग पेपर देखो। तीसरा, कोरोबोरेटिव एविडेंस देखो, और कोरोबोरेटिव में मैंने आपको बता दिया, अगर आंसर याद नहीं आया आईसीआई ओआरआर में से लिख दीजिए, रीपरफॉर्म कर ले, रिकैलकुलेट कर ले, ऑब्जर्वेशन कर ले, वो जब काम कर रहा होता है ऑब्जर्वेशन कर ले, ओके उसके एरियाज को इंस्पेक्शन कर ले, उसके डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर ले, बात खत्म। कोरोबोरेटिव में कुछ भी याद नहीं आया आईसीआई ओआरआर का पॉइंट लिख देने का। उसके बाद लास्ट दो पॉइंट है, डिस्कस किससे कर, अनदर एक्सपर्ट, और एक डिस्कस किससे कर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। सर अनदर एक्सपर्ट मतलब अपने एक्सपर्ट के अलावा और एक एक्सपर्ट हो सकता है, उससे डिस्कस कर ले। और एक बंदा कौन है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट से जाके बात कर ले भाई साहब, ओके मैनेजमेंट एक्सपर्ट से बात कर ले। ये काई के लिए देखा तूने, कंक्लूजन। तो मैंने तेरे को कभी भी पूछा कंक्लूजन्स के लिए चेक कर। अच्छा ये सवाल मैं क्या बड़बड़ क्या कर रहा हूं, एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। एक्सपर्ट ने जो काम किया वो एडिक्वेट है या नहीं है, तो उसमें पहला क्या देख रहा हूं, कंक्लूजन। तो एक्सपर्ट ने जो कंक्लूड किया वो एडिक्वेट है कि नहीं है। तो उसके लिए अपन कितने काम कर रहे हैं, 5। सबसे पहले इंक्वायरी, वर्किंग पेपर, कोरोबोरेटिव, डिस्कस, लास्ट डिस्कशन। 5 डिस्कशन क्लियर है। सर अगर मैं मैनेजमेंट का एक्सपर्ट यूज कर रहा हूं, कान खुले, अगर मैं मैनेजमेंट का एक्सपर्ट यूज कर रहा हूं तो मैं स्टैंडर्ड नंबर क्या दूंगा, 500। और उसका भी आंसर, उसका कंक्लूजन बराबर नहीं, ये भी चेकिंग करने के लिए यही करूंगा। बस फर्क इतना होगा कि पहले 5 की जगह 4 रहेंगे। लास्ट वाला डिस्कशन विद मैनेजमेंट एक्सपर्ट आएगा ही नहीं आपका। इज दैट पॉइंट क्लियर। बस आप क्वेश्चन में ध्यान देना कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट पूछा है या ऑडिटर एक्सपर्ट पूछा है। दूसरा पॉइंट, ओके क्या एजम्पशन एक्सपर्ट एजम्पशन लेता है। एजम्पशन लेने के लिए अपने को 4 चीजें देखनी है। सबसे पहले ओके क्या वो जनरली एक्सेप्टेड है। दूसरा पॉइंट, कोई कंसिस्टेंट विद एएफआरएफ है। तीसरा, क्या वो मॉडल पे बना हुआ है। और चौथा, वो किससे कंसिस्टेंट है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से। अब मेरे को बताओ टेक्निकली, अगर आपको बोला मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने काम किया हुआ है और मैं उसको यूज कर रहा हूं और मैं उसका एजम्पशन ले रहा हूं, ओके तो मैं कितनी चीजें चेक करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट चेक नहीं करूंगा। आत्मा क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट, मेरे को नहीं लगता लास्ट पॉइंट में टाइम भी लगेगा आपको। जो सोर्स डेटा लिया है एक्सपर्ट ने कंक्लूड करने के लिए, उसमें आपको 2 चीजें चेक करनी है। कौन सी 2 चीजें चेक करनी है, ओरिजिन ऑफ डेटा। ओरिजिन ऑफ डेटा मतलब वो जो डेटा बना था क्या उसमें इंटरनल कंट्रोल थे कि नहीं। एंड सेकंड पॉइंट, कंप्लीटनेस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये 3 क्वेश्चन आपके तोड़ क्वेश्चन होने चाहिए। तीनों में अपनी अपनी औकात के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, परमिशन आ सकता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ओके बट ये क्वेश्चन कौन सा है, क्या क्वेश्चन है, एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है ओके ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके हिसाब से, और मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मेरे को सिर्फ इतना सा बताइए, फटाफट इस पॉइंट पे बताइए मेरे को। बताइए मैंने ये डिस्कस नहीं किया एग्रीमेंट, क्यों नहीं डिस्कस किया, क्योंकि आंसर आसान था। अगर आपको याद है एक्सपर्ट और मेरे बीच में एग्रीमेंट होगा, 5 चीजें होगी। सबसे पहले होगा स्कोप, दूसरा होगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा होगा एक्सपर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा सिनेरियो होगा ओके कैसे वो रिपोर्ट करेगा, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट, याद आएगा। एंड लास्ट पॉइंट 2, भाई ये बाहर बताएगा नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो एग्रीमेंट करते हो कि 5 एलिमेंट देखने हैं। एंड रिपोर्टिंग करते हो, मैंने आपके साथ क्लोज कर दिया है। रिपोर्टिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है, अगर आप ओपिनियन को खराब कर रहे हो तो उसका नाम डालो, ओपिनियन अनमॉडिफाइड रखते हो तो उसका नाम डालने की जरूरत नहीं है। एवरीडे क्लियर ओके। और 540 को अपन बाद में देखते हैं ओके क्योंकि अभी वो टाइम अपना हो जाएगा। 520 में फटाफट क्लोज कर देता हूं। 520 में अपने पास लिखा हुआ नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक से देखना पड़ सकता है, लास्ट पेज होगा। 520 में सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा पहला क्वेश्चन होगा जो लिखा हुआ नहीं रहेगा, सब्स्टेंटिव 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर कब कब करते हैं, 3 फेजेस, प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन। अपने सिलेबस में प्लानिंग का डिस्कशन इधर नहीं है। 520 किसको कवर करता है, टेस्टिंग एंड कंप्लीशन। तो टेस्टिंग में जब करते हैं तो मुझे बताइए क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए जब मैं सब्स्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करूंगा। कान खुले, जब मैं सब्स्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करूंगा तो क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, 4। सुटेबिलिटी ऑफ आइटम, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिलायबिलिटी जो भी लिया रहेगा डेटा उसका, फिर एक्सपेक्टेशन क्रिएट होना चाहिए जो सफिशिएंटली प्रिसाइज होना चाहिए, एंड जो भी डिफरेंस है वो मटेरियल नहीं होना चाहिए। सर पेज नंबर क्या है मालिक, 3.43। 3.43 पे आप देख सकते हो। एवरीबॉडी क्लियर। तो पहला मेरे को बताओ क्या क्या वर्डिंग दिख रहा है, क्या क्या वर्डिंग दिख रहा है बुक में। पहला पॉइंट सुटेबिलिटी, दूसरा रिलायबिलिटी, तीसरा पॉइंट एक्सपेक्टेशन, चौथा पॉइंट मटेरियल, डिफरेंस मटेरियल आएगा नहीं, मिला कि नहीं मालिक।
मेरे को पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, डेटा रिलायबल है कि नहीं, उसके लिए 4 पॉइंट अपन ने हाईलाइट किए थे। कौन सा? डेटा रिलायबल है कि नहीं, उसके अंदर ही था सोर्स सही है, उसके बाद सोर्स के बाद कंपैरेटिव होना चाहिए, तीसरा पॉइंट इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, एंड चौथा पॉइंट ओके क्या करना चाहिए? नहीं पहला पॉइंट, अच्छा वापस बोल रहा हूं, सोर्स ये देखना है, सेकंड पॉइंट कंपैरेबिलिटी देखनी है, तीसरा पॉइंट इंटरनल कंट्रोल देखना है, चौथा पॉइंट रिलेवेंस देखना है। ये 4 पॉइंट देखने हैं सोर्स में और 4 पॉइंट देखने हैं रिलायबिलिटी में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिसाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन में एक वर्ड लिखा है, आपने हाईलाइट किया था, सफिशिएंटली प्रिसाइज। सफिशिएंटली प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब आपको याद होगा रेंज बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट जो आपका डिफरेंस आया, डिफरेंस कैसे होना चाहिए? मटेरियल। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर डिफरेंस मटेरियल आया तो आप अगले पेज पे जाओगे, अगले पेज का आंसर है क्या करोगे आप? इन्वेस्टिगेट करोगे। अगले पेज पे देखिए, इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट क्या करना है? इन्वेस्टिगेट में कितने प्रोसीजर है? 2। पहले क्या करोगे? इंक्वायरी, और दूसरा होगा परफॉर्म अदर प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। आत्मा क्लियर? एंड जो इसका दूसरा क्वेश्चन था, आपको एसएपी क्या ईयर एंड में करना चाहिए? आंसर इज यस। सर ईयर एंड में क्यों करना चाहिए? आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटिटी एंड ईयर एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले वो मैच हुए कि नहीं हुए। अगर ये मैच नहीं हो रहे तो मेरे को क्या चेंज करना है? क्या मेरे को ओपिनियन चेंज करना है? नहीं, अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटिटी चेंज करनी पड़ सकती है। यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटिटी जो थी और ईयर एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो मैच होना जरूरी है। दैट्स इट, दिस इज योर एग्जैक्टली व्हाट इज सर्कमस्टेंस शुड बी टेकन केयर ऑफ। आत्मा क्लियर? ओके, कम मंडे को अपन इसको 540 को रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर मेरा मन किया तो मैं आज रात को 540 रिकॉर्ड कर दूंगा, वो डाल दूंगा उस पर। समझ में आया? तो ये पॉइंट आप क्लोज कर लीजिए। आपका एजेंडा क्या है कल का?